लकीरों को अपने हाथों की हमें बनाना आता है, लकीरों को अपने हाथों की हमें बनाना आता है, और वो कोई होंगे और जिन्हें सिर्फ अपनी किस्मत पे रोना आता है। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग पे एक सेशन जो कि आज डील करेगा फजांस रूल के साथ, और इसकी एप्लीकेशन के बाद आप थर्मल स्टेबिलिटी सीखोगे, साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन चीज़ों के साथ भी आप को रिलेट कर पाओगे फजांस रूल को। तो स्टार्ट करते हैं। और होता क्या है फजांस रूल सर? भाई जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक है और ना ही 100% क्या है, कोवेलेंट। ठीक है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो फजांस रूल डिजाइन किया गया था, साइंटिस्ट थे फजान, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आयनिक बॉन्ड में भी हल्का सा क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर। तो उसी के बारे में उन्होंने बात करी, तो हम भी फिर उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, फजांस रूल है क्या, है ना? तो इट टेल्स अस, हमें बताता है ये, है ना, किसके बारे में? इट टेल्स अस अबाउट कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर के बारे में इन आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर कैसे आता था? यही तो है सर, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक पूछो ना, है ना? तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर कैसे आता था, उसके लिए फॉर्मूला भी दिया था आपको, और डाइपोल मोमेंट की हेल्प से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है सर, बात समझ आ गई? होता क्या है समझाओगे थोड़ा सा? यहाँ पे देखो भाई, ये आपके पास कैटायन है, ठीक है, कैटायन रिलेटिवली साइज में कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, एनाइन, वो रिलेटिवली साइज में क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर इन साइज होगा। पता है सर ये बात, एटॉमिक रेडियाई में, आयनिक रेडियाई में आप बता चुके हो। ठीक, होता क्या है, कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ से ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर की तरफ जो है वो डायरेक्ट करता है। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है एक्सेस में, और ये पॉजिटिव चार्ज जब किसके पास पहुंचता है, जब एनाइन के पास पहुंचता है, तो एनाइन इनके साथ इंटरेक्ट करता है, यहाँ से क्या निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है। तो एनायन के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ को अपने आप को क्या करती है, शिफ्ट कर लेती है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसकी तरफ को शिफ्ट होने लगता है, पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन की तरफ को। इसी शिफ्टिंग को बेटा पोलराइजेशन बोला जाता है, इसी शिफ्टिंग को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। और एनाइन कितना इधर को पोलराइज हुआ, वो कही जाती है एनाइन की पोलराइजेबिलिटी। एनाइन की क्या होती है बच्चों, पोलराइजेबिलिटी होती है। और कितना पोलराइज कर पाया कैटायन, वो कहलाती है उसकी पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो कैटायन का जो टर्म किसके साथ हम डील करेंगे, पोलराइजिंग पावर के साथ। कैटायन के किस चीज के साथ आप डील करोगे, पोलराइजिंग पावर के साथ। और वहीं अगर मैं एनाइन की बात करूं तो आप किसके साथ डील करोगे, पोलराइजेबिलिटी के साथ। ये जो पूरा फिनोमिना हुआ ये क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। और पोलराइजेशन ही बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोवेलेंट करेक्टर के। तो अगर आपने पोलराइजेशन के बारे में बता दिया तो कहीं ना कहीं आपने कोवेलेंट करेक्टर के बारे में भी बता दिया। आ रही बात समझ में कि नहीं? अब हम देखेंगे कि कब पोलराइजेशन ज्यादा होगा कि कब पोलराइजेशन क्या होगा, कम। पहले आप समझ में बताओ, आया ये बात कि नहीं? पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन होता है सर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स कैटायन। क्योंकि जितना वो उधर को जाएगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाए, शेयरिंग हो जाए। और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यही फजांस रूल हमें बताता है। अब हम देखेंगे अलग अलग फैक्टर जिन पे की पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है। इतनी बात आप नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर पॉज करके नोट कर लेना। तो इसके लिए एक निमोनिक लेके आए हैं आपके लिए कि कब जो है क्या कहानी रहेगी। तो इसको जो है ना, रिलेट नहीं करना है सोसाइटी के हिसाब से, मतलब
जैसे हर चीज में क्या होता है, रिजर्वेशन होता है हर जगह, है ना, पोस्ट आती है कोई भी, तो वैसे ही हमने यहाँ पे पियोन की वैकेंसी खाली थी किसी इंस्टीट्यूट में, तो उनके डायरेक्टर साहब ने कहा पियोन लाओ, चाहे एससी हो या ओबीसी। अब क्या मतलब है, कैपिटल लेटर्स का रोल रहता है सर, अपना जो निमोनिक है उसमें क्या रहता है, उसमें कैपिटल लेटर्स का रोल रहता है। समझाओ सर यहाँ पे क्या है कैपिटल लेटर्स का रोल। यहाँ पे देखो यार, एक बार दोबारा से लिख दें इसको, देखना जरा, एक बार फिर लिख रहे हैं आपके लिए यहाँ पे पी ऑन, ठीक है चलो, और लाओ एल ओ, एल ए ओ है, ओ भी कैपिटल नहीं आना चाहिए यार, स्मॉल आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ओ की बात करें तो ओ कैसा आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए, स्मॉल ही है बेटा, इसको ऐसे कर दिया, और यहाँ पे ये है स्मॉल ओ, और चाहे में कुछ सभी स्मॉल है, और उसके बाद लिखा है हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, है ना, और फिर लिखा है वो फिर से स्मॉल है, और ये ठीक है, वो जो मैंने ये कर दिया ना, इसके ऐसे कट लगा दिया स्टमक में, वो क्या है, वो है। चलो क्या है सर इनका मतलब बताओगे, हाँ यार मतलब बताया तभी तो लिखे हैं, देखो P stands for pseudo, N stands for noble gas। कैटायन की बच्चों अगर क्या है, सीडो नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन है, ठीक, तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कैटायन की पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रही है बात की नहीं, हाँ सर आ रही है। सीडो नोबल गैस होता क्या है बात करेंगे अभी। सीडो नोबल गैस होता है, नोबल गैस देखने में लगती है बट होती नहीं है, क्या कन्फ्यूग्रेशन है बताई जाएगी आपको बात। लार्ज एनायन होगा तो भी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। एनायन के लिए कब से होने लगी पोलराइजिंग पावर सर, ठीक है, एनायन के लिए क्या ज्यादा हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी। एनायन का साइज कैसा होना चाहिए, ज्यादा, एक एक करके डिटेल में इन फैक्टर्स पे बात करेंगे। देन कैटायन कैसा होना चाहिए बच्चों, एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल और सी स्टैंड्स फॉर कैटायन। तो कैटायन जो आपको चाहिए वो स्मॉल चाहिए, जिससे कि उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाए, बढ़ जाए। देन लास्ट में आता है आपका ओबीसी में बी और सी क्या है, कैपिटल है। बी मतलब यहाँ पे है बिग, और सी मतलब क्या है, चार्ज। बिग चार्ज प्रेजेंट हो ऑन एनी आयन, किसी पे भी हो, कैटायन एनायन, उससे फर्क नहीं, बट चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो उस केस में क्या ज्यादा हो जाएगा, उस केस में ज्यादा हो जाएगा आपका पोलराइजेशन, उस केस में पोलराइजेशन क्या रहेगा, ज्यादा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से आप बता सकते हो कब पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, कब पोलराइजेशन क्या हुआ, कम। अब इन्हीं को हम एक जगह ना डिटेल में वाइंड अप करेंगे, तो ध्यान से देख लो। शॉर्ट में तो आप इतना ध्यान रख सकते हो, काम चल जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको, फिर हम एक एक करके डिटेल चर्चा करेंगे एक एक फैक्टर्स पे, कैटायन के लिए और एनायन के लिए। तो हटा रहे हैं बच्चों इसको, ठीक है। देखना अब आप यहाँ से अगला भाई, हेडिंग बना लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग, या कह सकते हो आप फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर। किसके लिए बात चल रही है, पोलराइजिंग पावर के लिए। तो पोलराइजिंग पावर होती किसकी है, पोलराइजिंग पावर होती है सर कैटायन की, हाँ तो उसी के लिए बात चल रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर, अफेक्ट लिख दिया, अफेक्टिंग होना चाहिए, कर लेना है ना, यहाँ पे अफेक्टिंग कर लेना बच्चों। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर किसके लिए, कैटायन के लिए। क्या क्या फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर देखना आप, पहला जो फैक्टर है वो आ जाएगा आपका, साइज से ले लेते हैं ना, कैटायन के साइज पे। साइज पे किस तरीके से वेरी करेगी सर पोलराइजिंग पावर, साइज देखो, चार्ज डेंसिटी का खेल है यहाँ पे। जिस तरीके से आप डेंसिटी कहीं पे लिखते हो, है ना, डेंसिटी आप क्या लिखते हो, मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं सर। वॉल्यूम मतलब साइज, अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही कहानी यहाँ पे होगी। अब मैं डेंसिटी ना बात करके मैं चार्ज डेंसिटी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे यही मतलब है, डेंसिटी का मतलब होता है ना उतने
वॉल्यूम में वो कितना स्पेस उनने ऑक्यूपाई कर रखा है या कितनी जगह पे वो प्रेजेंट है। उसी तरीके से चार्ज डेंसिटी है बेटा, अगर कैटाइन का साइज छोटा है तो वही पॉजिटिव चार्ज आपको छोटी सी जगह पे मिल जाएगा, मतलब चार्ज के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं जब वॉल्यूम आपके पास क्या है, ज्यादा है, तो रिलेटिवली कैटाइन का साइज भी ज्यादा होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ज्यादा अच्छा पोलराइजिंग पावर कब हो पाएगी, जब यार पता हो कि इस जगह पे चार्ज प्रेजेंट है तो वहां से हम उसको बाहर फिर कैच करवा देंगे एनाइन की तरफ। तो साइज छोटा होने से चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो अगर मैं साइज के फैक्टर को यहाँ पे समझाऊं आपके, तो साइज अगर आपके पास क्या है, साइज अगर कम है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहती है, साइज कम में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहती है और फिर पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाती है, ज़्यादा। पीपी स्टैंड्स फॉर यहाँ पे पोलराइजिंग पावर। साइज का फैक्टर समझ आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट फैक्टर देखना आप, नेक्स्ट फैक्टर देखो बच्चों चार्ज का है। अब चार्ज ही अगर कम है तो डेंसिटी क्या करेगी, है ना, तो चार्ज तो ज्यादा होना चाहिए सर, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा एथाइन पे उतना ही ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्टर देखो आप। नेक्स्ट फैक्टर है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का। नेक्स्ट फैक्टर किसका है, नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन का। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते थे ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन तो जानते हो क्या होती है, हाँ, तो उसी के लिए बात चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन जो है वो क्या इस तरीके से इफेक्ट करेगी पोलराइजिंग पावर को। तो देखते हैं सर, अभी तो आपने बताया था सीडो नोबल गैस, क्या बताया था, सीडो नोबल गैस बताया था। तो देखो अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशंस हैं अपने पास, अगर आपके सामने रखे जाएं अलग अलग तो वो कौन कौन है अलग अलग देखना। पहले आती है बेटा नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन, बहुत अच्छे से जानते हो आप इसको। नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन क्या होती है, अरे सर जो नोबल गैस की तरह दिखती है, नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन क्या होती है, जो नोबल गैस की तरह दिखती है, हाँ ठीक है। तो क्या रहती है वो नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन, वो कुछ इस प्रकार रहती है, एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा और क्या फिल्ड होगा, पी, ये क्या कहलाती है, नोबल गैस। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है आपके लिए वो आती है सीडो नोबल गैस। मतलब सीडो मतलब क्या होता है सर, सीडो मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है झूठ, जो कि बोल देते हो आप लोग कभी कभी, है ना, मत बोलना यार, है ना। देखो क्या है सीडो नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन, सीडो नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन में क्या है कि देखने में लगेगा आपको कंप्लीटली फिल्ड है मामला, बट ऐसा है नहीं, वहां पे डी ऑर्बिटल्स भी कंप्लीटली फिल्ड रहती हैं। क्या फिल्ड रहती हैं, डी ऑर्बिटल्स, तो वो क्या कहलाती है आपके पास, सीडो नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन। और एक और होती है नॉन नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन, एक क्या होती है, नॉन नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन, जिसमें कि अब एफ ऑर्बिटल्स भी अंदर वाले क्या होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। एफ ऑर्बिटल्स भी क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। NH2 NP6 ND10 और NF भी वहां पे कंप्लीट रहा होगा इस तरीके से N+1 S2। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके वैलेंस शेल में वो नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन, और अगर 18 आ गए तो सीडो नोबल गैस और 20 आ गए तो नॉन नोबल गैस। कोई एग्जाम्पल लोगे सर इसका, हाँ इसका एग्जाम्पल देख लो आप, इसके एग्जाम्पल है Pb2+, लिख के देख लेना, पता लग जाएगा कि नॉन नोबल गैस का क्या मतलब है। और एग्जाम्पल चाहिए, ये लो, शिव गणेश संघ पार्वती नेपाल पाकिस्तान और कार्तिक शिव गणेश संघ पार्वती हो गए, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। Sb3+, बेकार आ रहा है ना, विस्मत कर लो, Bi3+, ठीक, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक, तो ये सब है आपके। बैगन आलू गाजर इन थाली, टेलेरियम 3+, तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन नोबल गैस में। ठीक है, किस में आएंगे, नॉन नोबल गैस में। हेलो।
हाँ ऑनलाइन। हाँ ठीक। ठीक, उसके बाद आप देखना नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या थी, वो तो सब एग्जाम्पल पता है सर, हीलियम नियॉन की तरह जो रहेगी उस तरीके के। जैसे कि कौन कौन एग्जाम्पल दो सर, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल ले लो भाई आप, ग्रुप 1 और 2 के कैटायंस यहाँ पे आते हैं, इसके लो सर एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है बच्चों कॉपर प्लस, इनसे नीचे वाले Ag प्लस, इस टाइप के, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके कहाँ पे, ये आ जाएंगे आपके सीडो नोबल गैस में। अब कहाँ पे पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगी सर, कहाँ पे जो है पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगी, तो आप ध्यान रखना सबसे ज्यादा हो जाएगी नॉन नोबल गैस कन्फिग्रेशन में, जो इस टाइप की है। उसके बाद आ जाएगी आपकी सीडो नोबल गैस, देन आ जाएगी नोबल गैस, और देन आपके जो नॉर्मल कन्फिग्रेशन है वो रहेंगी। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के लिए, ठीक है कि नहीं बताओ। ये तीनों फैक्टर्स किसके लिए हैं, ये तीनों फैक्टर्स हैं कैटायन की पोलराइजिंग पावर के लिए। नोट करो, फिर एनाइन के लिए बताते हैं आपको, किसके लिए, एनाइन के लिए। चाय वो पीते हो नहीं, पी लिया करो यार सर्दी में, है ना। चलो हटा दें इसको, एक बार और देख लो, जी भर के देख लो। नेक्स्ट बात होगी बच्चों किसके लिए, एनाइन के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। तो कैटाइन की पोलराइजिंग पावर थी, और एनाइन की क्या है, पोलराइजेबिलिटी है, वही तो पोलराइज हो पाता है। हाँ सर सही कह रहे हो आप। चलो, तो पहला फैक्टर अगर मैं आपके लिए लिखूं यहाँ पे, तो पहला फैक्टर तो साइज है। अब एनायन जितना बड़ा होगा, कैटायन की तो चार्ज डेंसिटी देख रहे थे, एनायन जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी उस चार्ज डेंसिटी को कैच कर पाएगा ना, तो फिर इसलिए हम क्या कहेंगे कि साइज के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, साइज ज्यादा होगा तो आपकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या रहेगी, तो पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। आगे बात समझ में सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर है आपका चार्ज। चार्ज तो यार ज्यादा ही चाहिए, है ना, चार्ज ज्यादा होगा तो वो कैटायन के साथ इंटरेक्ट भी अच्छे से करेगा, तो चार्ज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोलराइजेबिलिटी के। तो यही दोनों फैक्टर्स हैं। कन्फ्यूग्रेशन यहाँ पे हम नहीं देखते हैं किसकी, एनायन की, एनायन की कन्फ्यूग्रेशन का रोल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स को भी लिख लो आप। तो यही था बेटा फजान्स रूल, है ना। अब जितनी ज्यादा कैटाइन की पोलराइजिंग पावर उतना अच्छा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है ना इनकी उतना अच्छा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर। लेक्चर में ही पीते हो सर आप चाहे, क्या भाई यही टाइम होता है, इसी टाइम मिलती है ना। जेल में रोटी मिलने का टाइम है, वैसे ही चाय मिलने का है, अब इसी टाइम हम आपको मिलते हैं कप हाथ में लिए हुए। पूरा हटाना भी तो पड़ेगा इसको, है ना। ये समझ आ गया फजांस रूल। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। फजांस रूल की हेल्प से ना आप थर्मल स्टेबिलिटी बता सकते हो। फजांस रूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी बता सकते हो। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक जरूर कट हुआ है, बट कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी जो कि हम एसपी ब्लॉक में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा करते थे, वो एज अ एप्लीकेशन है फजांस रूल। तो अब उसको केमिकल बॉन्डिंग में मोल्ड करके पूछा जा सकता है। तो एक डिलीटेड पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया क्या, थर्मल स्टेबिलिटी। देखते हैं, पहले आप पहचान लेना एनायन कौन सा है। पहले आपका काम क्या रहेगा, एनायन को पहचानना। अगर आपका एनायन मोनो एटॉमिक है
तो फंडा लगेगा लैटिस एनर्जी का। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी। देन बात आएगी पॉली एटॉमिक के लिए। पॉली एटॉमिक में जितना अच्छा आपका पोलराइजेशन होगा उतना अच्छा कोवेलेंट करेक्टर होगा, मतलब आयनिक करेक्टर कम होगा और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी होती क्या है सर ये बताओ। थर्मल मतलब यार हीट है, टेम्परेचर के इफेक्ट से, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो हेडिंग बना लो आप, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, और उसके बाद ये लिख लेना कि फॉर मोनो एटॉमिक एनायन लैटिस एनर्जी ध्यान देनी है, फॉर पॉली एटॉमिक एनायन पोलराइजेशन, और अगर डाई एटॉमिक है जैसे OH माइनस वगैरह तो आप उसको पॉली एटॉमिक की तरह ही क्या करोगे, डील करोगे। ठीक, ठीक है सर। फिर चलो शुरू करते हैं कहानी। देखो एक कंपाउंड है बेटा AB, इसको आपने T टेम्परेचर पे हीट किया T1 पे, और ये ब्रेक हो गया इस पे। और एक कंपाउंड था CD, आपने इसको हीट किया T2 टेम्परेचर पे और ये ब्रेक हो गया C+ और D- में। जहां पे मैंने कहा बेटा T1 टेम्परेचर ग्रेटर है किससे, T2 से। AB को आपने T1 पे ब्रेक किया, CD को आपने T2 पे ब्रेक किया, T1 क्या है, ग्रेटर है। तो हुआ ये कि AB कंपाउंड को क्या चाहिए था, AB कंपाउंड को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। इसका मतलब ये है ना कि AB कंपाउंड जो है थर्मली कैसा है, ये थर्मली ज्यादा स्टेबल है, ये थर्मली कैसा हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल। इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो यही है थर्मल स्टेबिलिटी यार। दो कंपाउंड्स को मैंने हीट किया, एक उसी टेम्परेचर पे ब्रेक हो गया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एक नहीं हुआ, तो जो ब्रेक हो गया उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम, और जो ब्रेक नहीं हुआ उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये तो सर एक्सपेरिमेंटल है ना, हम कंपाउंड को हीट थोड़ी करेंगे पेपर में बैठ के। तो उसके लिए ही तो आपको ये फैक्टर्स लिखे हैं। या तो फिर आप लैटिस एनर्जी से करोगे या पोलराइजेशन से करोगे। लैटिस एनर्जी से किस तरीके से वेरी करेगा वो बता दो सर, ठीक, इतना नोट करो आप। फिर मैं आपको बताता हूँ लैटिस एनर्जी से किस तरीके से वेरिएशन देखना है। देखो लैटिस एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सर चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर मैं इसको LE से डिनोट कर रहा हूँ, लैटिस एनर्जी को किससे डिनोट कर रहा हूँ, LE से, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड भी क्या होगी, ज्यादा। आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद ये होगा सर फिर थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान रखोगे आप, ठीक है। पोलराइजेशन से क्या चलेगा सर, पोलराइजेशन से देख लो ना यार, पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर कम होगा। तो क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर कम नहीं होगा सर, ज्यादा होगा। कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा यानी कि आयनिक करेक्टर कम हो जाएगा, और आयनिक करेक्टर कम होते ही थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एनायन कैसा है और उसके बाद वहां पे क्या फैक्टर लगता है, ठीक है कि नहीं, इतनी बात ध्यान रखोगे। ये किसके लिए है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी है सर, ये वाला जो फंडा है ये मोनो एटॉमिक एनायन के लिए है। ये वर्क किसके लिए करेगा, मोनो एटॉमिक एनायन के लिए। और ये किसके लिए वर्क करेगा, फॉर पॉली एटॉमिक एनायन। अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, थ्योरेटिकली बताओ। एक आध करा ही दो ना सर एग्जाम्पल, ये लो देख लो, मोनो एटॉमिक का कोई ले लो सर एग्जाम्पल।
मोनो एटॉमिक का ले लिया जाए आपके सामने, तो हेलोजेंस होते हैं हमारे मोनो एटॉमिक, ठीक है। और ये ले रखे हैं इन्होंने ऑक्साइड वगैरह, तो ऑक्साइड्स के लिए दिखा देते हैं आपको, देखो Li2O लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम का ऑक्साइड, रुबिडियम का ऑक्साइड, सीजियम का ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो आप क्या रहेगा, ये क्या है, मोनो एटॉमिक है, एनाइन कैसा है, मोनो एटॉमिक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है सर। तो कौन सा फैक्टर लगेगा, लैटिस एनर्जी का। लैटिस एनर्जी में चार्जेस सेम है, देखो +1 -2 +1 -2। रही बात डिस्टेंस की, डिस्टेंस में भी एनाइन सेम है, तो नीचे आते समय जो है क्या हो रहा है, नीचे आते समय सर कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, कैटायन का क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज, जिसकी वजह से लैटिस एनर्जी कम होगी, और लैटिस एनर्जी कम होगी तो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं। अरे सर कैटायन का साइज बढ़ा है ना, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, लैटिस एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बस। तो डाउन द ग्रुप आने पे ऑक्साइड्स के लिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक। मोनो एटॉमिक के लिए बता दिया, ऐसे आप पॉली एटॉमिक के लिए कर सकते हो, ठीक है। किसी पॉली एटॉमिक के लिए एक बार नोट करो, उसके लिए भी समझा देते हैं आपको। पॉली एटॉमिक के लिए देखना, लिख दे यहाँ पे, हाँ क्या रहेगा, बेरिलियम का कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट क्यों ले रहा हूँ सर, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्युबिलिटी में करता है दिक्कत, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर और इनके पिताजी राजी हो गए। तो ध्यान से देखो आप, एनाइन कैसा है, पॉली एटॉमिक, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा सर पोलराइजेशन का। तो पोलराइजेशन एनायन तो सेम है, तो डिसाइड किससे होगा, कैटायन से, ठीक है। नीचे आते समय कैटायन का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो आयनिक करेक्टर बढ़ जाएगा फिर, है ना, आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी भी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई। अरे नीचे आने पे कैटाइन का साइज बढ़ा, कैटाइन का साइज बढ़ा तो चार्ज डेंसिटी कम हुई, पोलराइजिंग पावर कम हुई, पोलराइजेशन कम हुआ, कोवेलेंट करेक्टर कम हुआ, आयनिक करेक्टर बढ़ गया, आयनिक करेक्टर बढ़ गया तो क्या बढ़ गई, थर्मल स्टेबिलिटी। यानी कि सर आप डायरेक्टली यही कह दो ना कि लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्मल स्टेबिलिटी के। ये भी तो कह सकते हो आप कि लैटिस एनर्जी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पोलराइजेशन जो है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ज्यादा है तो ठीक है, और जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा, आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम। ये रहेगा, बट ये पॉली एटॉमिक के लिए और ये मोनो एटॉमिक के लिए, बाकी हम क्वेश्चन से कवर करेंगे, इतनी बात आप नोट कर लो, ठीक है। बाकी जो फंडे हैं हम आपके क्वेश्चंस की हेल्प से क्लियर कर देंगे, पीवाईक्यूज भी लेके आएंगे। चलो नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी पढ़ने के लिए आपको पहले हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, किसके बारे में, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। तो होता क्या है, जैसे ही कोई आप आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में डालते हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको सराउंड करने लगते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको सराउंड। तो जो इनका नेगेटिव टर्मिनल है वो किसके संग बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव के साथ, इस तरीके से रहेगा।
ठीक है कि नहीं बताओ। और इसको कौन सा टर्मिनल कर लेगा, इसको H पॉजिटिव वाला कर लेगा फिर स्टेबलाइज इस तरीके से। तो होता क्या है, ये आयन है बेटा, ये डाइपोल है, तो यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम वीकर फोर्सेस में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे ही आप कोई आयनिक कंपाउंड सॉल्वेंट में डालते हो तो वो सॉल्वेशन कहलाता है, वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हो तो वो फिनोमिना क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। अब जब ये हाइड्रेशन हुआ, ठीक है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन से हाइड्रेशन होता है, और हाइड्रेशन होने के दौरान जो है वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है ना यार, इंटरेक्शन हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज होती है और कंपाउंड को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, तभी तो वो ये काम कर रहा है। वरना क्यों वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे, उन्हें भी फायदा हो रहा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन से, और आयन को तो हो ही रहा है। ठीक है कि नहीं बताओ, ये बात हो गई सर। अगर इनके बीच में जो लगने वाला क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर वो वीक हुआ और आयन डाइपोल इंटरेक्शन अच्छा हुआ तो क्या होगा, उनके बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सर, और जो यहां से इनकी बातचीत चल रही थी ना वाटर मॉलिक्यूल के साथ, अब वो बातचीत है ना किस में बदल जाएगी, रिश्ते में बदल जाएगी, इनका बन जाएगा बॉन्ड। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। तो यार जो पहले वाले इंटरेक्शन थे आयनिक बॉन्ड में वो कौन से थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो रहे हैं, वो वीक पड़ गए। उनके कंपैरिजन में जो दूसरे इंटरेक्शन थे जो आयन ने किसके साथ स्टार्ट कर दिए, वाटर के साथ, वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वही वाला इंटरेक्शन होगा। पुराने वाले इंटरेक्शन की वजह से जो काम हो रहा था वो भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सर वाटर में चला जाएगा वो, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक। इसी को आप कहोगे सॉल्युबिलिटी। तो कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल कब होता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड बेटा तब सॉल्युबल होता है जबकि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है, इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। क्यों, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी तो लैटिस एनर्जी बताती है ना। अगर ये खेल है, जब हाइड्रेशन एनर्जी आपकी क्या है, ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तब जाके देन कंपाउंड जो होता है आपका वो क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। वाटर की बात कर रहा हूं मैं, और किसी सॉल्वेंट की बात नहीं की जा रही है आपसे। ठीक है कि नहीं बताओ। तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है सर हाइड्रेशन एनर्जी, देखो आप, अगर आपसे हाइड्रेशन एनर्जी की बात करी जाए तो ये जो मेनली चीजों पे डिपेंड करती है वो है रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, क्योंकि चार्ज तो दोनों जगह सेम रहेगा। और लैटिस एनर्जी अभी आप देख के ही आए हो, वो इस तरीके से वेरी करती है। तो आप देख लेना, वेरी दोनों करेंगे, बट जिसका वेरिएशन ज्यादा होगा उसका इफेक्ट हमें क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। सर चार्ज क्यों नहीं लिखे यार, आयनिक कंपाउंड जो है उसके लिए चार्ज तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तब उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। लिखना चाहो आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो Q जो है वो चार्ज है कैटायन पे, ठीक है, और A जो है वो चार्ज है किस पे, एनायन पे। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक, आ रही बात समझ में कि नहीं? हाँ सर आ रही है। अब ये बताओ आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कोवेलेंट के टर्म्स में क्या होगी, वो तो आपको पता ही है। जो आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज ग्रेटर देन कोवेलेंट। ये तो पता था सर, ये तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। वहां ये बात ध्यान रखनी है। पता लगा साफ साफ दिख रहा है आयनिक और कोवेलेंट, और वहां लगा रहे हो आप लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, तो वो काम नहीं करना है। ठीक है कि नहीं? इतनी बात आप नोट करो, एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, नोट करो। देन आगे बात करेंगे आपके साथ, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। इंडिविजुअली देखना चाहते हो तो साइज के इन्वर्सली, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, और चार्ज के साथ डायरेक्टली। ये तो मैंने इंडिविजुअल वेरिएशन बता दिया, और इधर क्या बता दिया, कंबाइंड वेरिएशन। कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा
आयन ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का क्या रहेगा, ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगा, या उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी। तो सारी चीजें डिपेंड करती हैं उसके हाइड्रेशन एनर्जी पे। ठीक है, ये बातें आप नोट कर लो। देन हम आपको कंपैरिजन का एक चार्ट देंगे, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, नोट करो। ये देखो आप एल्कली मेटल्स के लिए यहाँ पे देखो, इसमें शायद क्लियरली विजिबल ना हो, ठीक, तो मैं दोबारा से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्लैक कलर से लिख देंगे आपके लिए। देखो ये कुछ इस प्रकार दे रखा है, ऊपर नहीं दिख रहा है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। एल्कली मेटल्स के लिए बात चल रही है, किसके लिए, एल्कली मेटल्स के लिए। देखना आप, जो बात चल रही है वो चल रही है एल्कली। एक अभी शॉर्ट मतलब आपको डायरेक्ट मेथड भी दिया जाएगा। ठीक है, एल्कली मेटल्स में क्या ध्यान रखना है आपको, एल्कली मेटल्स के लिए मैं दो सेट ऑफ आयंस आपको दे रहा हूँ, एनायंस, कैटायन नहीं, एनायन। जैसे हमने थर्मल स्टेबिलिटी भी किसके हिसाब से देखी थी, एनाइन के हिसाब से, वैसी सॉल्युबिलिटी भी किसके हिसाब से चलेगी, एनाइन के हिसाब से चलेगी। तो एनाइन कौन कौन सा है, देखो आपके पास एनाइन जो रहेगा बच्चों वो रहेगा फ्लोराइड। ठीक है, फिर आपके पास रहेगा, और क्या कर लें, ऑक्साइड कर लो, हाइड्रो ऑक्साइड कर लो। ठीक है, SO4 2 माइनस सल्फेट, बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट। ठीक है कि नहीं, बताओ। तो ये मतलब कंसाइज करके निकाला गया। अगर आप याद करने में एक्सपर्ट हो तो आप याद कर लो, नहीं तो आपको फिर एक DM यानी कि डायरेक्ट मेथड दे दिया जाएगा, आप उसे अप्लाई कर लेना। ठीक है कि नहीं। इसको याद रखने का कोई निमोनिक है क्या सर, निमोनिक भी है, पहले ये देख लो। अगर एल्कली मेटल का कैटायन इन सब के एनाइंस के साथ आयनिक कंपाउंड बना रहा है, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर एल्कली मेटल्स का क्या है आपके पास, कैटायन, और ये सब एज अ एनायन है, सब नहीं मतलब इनमें से कोई एक होगा, तो डाउन द ग्रुप जाने में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। डाउन द ग्रुप मतलब कैटायन तो अलग होगा ना जब एनाइन सेम है तो। ठीक है कि नहीं। इसको याद रखने का तरीका ये है, फ्रॉम उड़ीसा टू हरियाणा सब है चालू, ऐसे ध्यान रख लो। क्यों, फ्रॉम में F से ये आ गया फ्लोराइड, उड़ीसा O से ऑक्साइड, टू हरियाणा किया है हमने, है ना, तो टू हरियाणा में क्या हो गया, ये TO का O कैपिटल कर लेना, हरियाणा का HOH, हाइड्रो ऑक्साइड, सब में सल्फेट आ गया है, H से आ रहा है तो बाई कार्बोनेट HCO3, चालू में कार्बोनेट आ गया। अब क्या करना है आपको, दूसरा क्या है, दूसरा खेल क्या है, देखो दूसरे हैं आपके ये BrCl I-। ठीक है, ब्रोमीन क्लोरीन I- मत लेना क्योंकि इसका साइज जो है वो थोड़ा रिलेटिवली बड़ा होता है तो ये गड़बड़ कर देता है। ठीक है, ब्रोमाइड ये ऐसा एनाइन रहेंगे। ठीक है, और ब्रो कल नहीं चलेंगे, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, क्लोरेट पे कितना है, -1, ब्रो कल नहीं चलेंगे। कैफे, कैफे में C से क्या आ गया, ऑक्सिलेट C2O4-। यहाँ पे क्या होता है, इस केस में डाउन द ग्रुप, इस केस में डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इधर वाले केस में सॉल्युबिलिटी, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो अगर एल्कली मेटल का कैटायन है फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। डाउन द ग्रुप आने पे ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, पर मतलब पर क्लोरेट और ऑक्सिलेट है ग्रुप 1 का, तो आपके पास सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए बनाया है, और बस हम क्या करते हैं, नीचे वाली लाइन को रिवर्स कर देते हैं। ऐसी ऑर्डर में लिखना आप, ठीक है, ताकि अगले में आपको क्या मिले, हेल्प मिले। चलो हटा दें इसको, नोट कर लेना आप ये बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट बात चलेगी बेटा किसके लिए, नेक्स्ट बात चलेगी सर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। नेक्स्ट किसके लिए बात चल रही है,
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। तो यहाँ पे भी वही हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर देंगे। और जैसे आपको मैंने पहले बताया था, फ्रॉम उड़ीसा टू हरियाणा सब हैं चालू, है ना, तो वही निमोनिक लगा दो आप, फ्रॉम उड़ीसा टू हरियाणा, है ना, सब हैं चालू। अब उधर चले गए, चालू लोग उधर चले गए और उधर वाला इधर आ गया, तो उधर नीचे कौन लिखा था हमने, हम यहाँ ऐसे लिख रहे थे, है ना, ब्रो कल नहीं चलेंगे, है ना, ब्रो कल नहीं चलेंगे उधर, ठीक है। तो नहीं चलेंगे कैफे, तो कैफे इधर आ गया, कैफे क्या है, इधर आ गया। पकड़े सर को, देखो दिख ही नहीं रहा है सही, पता नहीं क्या लगा के गए, देखो पेपर और दे गए करेक्शन करने के लिए, ठीक है, करेक्शन भी कर दिया जाएगा, ठीक है। ब्रो कल नहीं चलेंगे कैफे, कैफे इधर आ गया, फ्रॉम उड़ीसा टू हरियाणा सब हैं चालू, और सब हैं जो ना चालू, हमने उनको यहाँ कर दिया, चालू लोगों को यहाँ। बताओ क्लियर हो रही है कहानी की नहीं? इन दोनों को हाईलाइट कर लेना बेटा, किसको, एक तो ये फ्लोराइड को और एक इसको ऑक्सलेट को, ठीक है। इसमें उल्टा वेरिएशन रहता है, इसमें क्या रहता है, उल्टा वेरिएशन रहता है। बाकी सब जैसे हमने पहले बताया था वैसे ही अब रहेगा। क्या, यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप जाने में कैटायंस के लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, वो डिक्रीज हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत आ गई सर इन दोनों के लिए, तो इन दोनों के लिए यार ये रहता है ना, उल्टा ऑर्डर रहता है। जैसे कि आपके लिए बात करें, BeF2 डाउन द ग्रुप पढ़नी चाहिए थी बट इसकी ज़्यादा रहती है इस तरीके से, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखना। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ऐसी ऑक्सिलेट के लिए रहेगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे क्या है, एनाइन का नंबर ज़्यादा है तो डाउन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए, उल्टा रहता है। समझ आ गई बात सर? ठीक। तो ये रहा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ही मेजरली आपके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बाकी तो आपको पता ही है दूसरे लोग फिर उधर वाले पी ब्लॉक वाले कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम फजांस रूल की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, और फजांस रूल जो है वो किसके लिए था, वो था आपके आयनिक कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए था, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। बताओ, ठीक है, ये समझ आ गया ना आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में। चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आगे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। ये क्या आ गया है, देखना। इफ कॉमन आयन इज स्मॉल लाइक Na प्लस Li प्लस O2 माइनस F माइनस OH माइनस सेकेंड ग्रुप के कैटाइंस, देन लैटिस एनर्जी डोमिनेट, है ना। तो लैटिस एनर्जी जो है वो डोमिनेट करती है ओवर हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब लैटिस एनर्जी में भी डिक्रीज होगा और हाइड्रेशन एनर्जी में, बट वो ज़्यादा होगा, तो वो वाली बात बताई गई है। और कॉमन आयन अगर बड़ा है तो ये, इसको मैं और सिंपल वर्ड्स में लिख दूं अगर आपके लिए, तो इफ पॉली एटॉमिक एनायन जो है, ठीक है, इसको अगर सही से आपको लिख के दें तो ये किस प्रकार है, ध्यान से देखना। अगर जो है पॉली एटॉमिक एनायन का नंबर ज़्यादा है, इफ नंबर ऑफ कर लेना, इफ नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन इज ग्रेटर देन कैटायन, तो क्या होगा, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये तो ध्यान रख सकते हो ना यार, है ना। एक जगह है एबनॉर्मेलिटी है तो एबनॉर्मेलिटी नहीं आती है, यही रीजन है बेटा कि याद करने वाले जो टॉपिक्स हैं वो अब हटा दिए गए, तो रट्टा क्यों मारना है, जहाँ जो समझ आ रहा है उस बात से आप चलो। और अगर बाकी और केसेस में, ठीक है, रेस्ट इन अदर केसेस क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप,
ठीक है, बाकी जगह सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पॉलीएटॉमिक एनाइंस का या नंबर ज्यादा है या इक्वल है किससे, कैटाइन से, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, बाकी केसों में इंक्रीज। इससे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, एक कार्बोनेट में एबनॉर्मेलिटी है, तब उसमें क्या करोगे, उसमें अभी देखेंगे आपको, वैसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट थी बात। ये क्या आ गया यहाँ से, बताओ उसको। चल, नेक्स्ट देखो आप, कलर ऑफ कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में, कलर के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे हम किसके बारे में, अब कलर ऑफ कंपाउंड के बारे में। भाई जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होता है ना, ठीक है, दिख रहा है ना क्लियरली आपको, ठीक है, जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होता है उतनी ज्यादा कलर इंटेंसिटी होती है। आप देख सकते हो AgF, इसमें कोवेलेंट करेक्टर कंपेयर करा दो सर पहले। कोवेलेंट करेक्टर आप कंपेयर नहीं कर सकते हो क्या यार, यहाँ पे देखो कोवेलेंट करेक्टर कैसे कंपेयर करोगे। कैटायन तो हर जगह क्या है, सेम है। कैटायन जो है वो हर जगह क्या है, सेम है। ठीक है कि नहीं, देखो इधर क्लियरली विजिबल है, बताओ, या इसको मैनुअल किया जाए। ठीक है, हाँ सर विजिबल तो है। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप, कोवेलेंट करेक्टर जितना ज्यादा होगा कलर इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल से प्रूफ भी हो रही है ये बात। इधर सर कैटायन तो सेम है, कैटायन सेम है, तो इससे तो कंपैरिजन हो नहीं सकता। एनायन देखो यहाँ पे, एनायन कौन कौन है, F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है। ये क्या है आपके एनायंस हैं, ये सारे क्या है आपके एनायंस हैं। ठीक है सर, तो होगा क्या, होगा ये कि डाउन द ग्रुप इधर को जाते समय साइज बढ़ रहा है, इधर को जाते समय क्या है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो एनायन है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। देखो बढ़ भी रही है। AgF कलरलेस था, AgCl व्हाइट कलर का है, AgBr लाइट येलो है और AgI कैसा है, डार्क येलो। तो आप देख रहे हो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ने से कलर की इंटेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो एक एप्लीकेशन ये भी है फजान्स रूल का। नेक्स्ट देखो आप मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। यार मेल्टिंग पॉइंट मतलब आप उस सॉलिड कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में और साथ ही साथ उसको लिक्विड बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप सॉलिड की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को क्या करना चाह रहे हो, ओवरकम करना चाह रहे हो। तो जितनी अच्छी फोर्सेस होंगी उतनी ज्यादा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। तो वहीं से हमने देखा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लैटिस एनर्जी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किन केसेस में, कैटायंस, लिथियम को छोड़ दो ग्रुप वन के, और एनाइंस आपके ये मोनो एटॉमिक रहे, F माइनस O2 माइनस, है ना, मतलब फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड और कार्बाइड। तो यहाँ पे जो है वो क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लैटिस एनर्जी के। साथ ही साथ आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है किनके कंपैरिजन में, कोवेलेंट कंपाउंड में। और बाकी अगर इनके अलावा कोई है, मतलब ये है, तो लैटिस एनर्जी से कंपेयर हो जाएगा। और बहुत ही मतलब है ना, क्या बोले, एक उसको पूरा अध्ययन करने के बाद देखा गया कि इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन आया हुआ है, तो फिर इन्हीं को हमने एक जगह कंपाइल कर दिया और एक तरीका बना दिया कि इनमें लिए आप क्या चेक करोगे, लैटिस एनर्जी चेक करोगे। चलो, तो अब क्वेश्चन दिखा दिए जाए आपको किस तरीके के आ रखे हैं, देखना। हालांकि सॉल्युबिलिटी अपने आप में है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। सॉल्ट एनालिसिस में आप देखते हो कभी कोई सॉल्युबल हो जाता है कभी कोई नहीं। तो जब सॉल्ट एनालिसिस कराएंगे तो वहाँ उसके तरीके से बताएंगे, बट अभी तो केमिकल बॉन्डिंग में इतने से काम चल रहा है तो चलाते हैं। चलो, KF ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताना है, KF और KI। ध्यान से देखो आप, कैटायन क्या है, सेम है। यहाँ पे कैटायन क्या है, सेम। F और I में I का साइज बड़ा है, I का साइज बड़ा है तो क्या होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। ये वाला तो गलत लग रहा है सर, है ना, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। बिकॉज यहाँ पे ये आना चाहिए था KI, क्योंकि एनायन का साइज क्या है यहाँ पे, इसका साइज ज्यादा है,
तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती। क्या ज्यादा होती? अब देखो, आप अप्लाई करना, देखो क्वेश्चंस में ही पता लगता है यार, है ना। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। अगला चेक करो के एफ और के आई, ये वाला तो सही लगा रखा है सर। ये चेक करना, तो एल आई एफ और के एफ, एल आई एफ और के एफ में चेक करो, ये तो कॉमन है सर। अब फैसला होगा कैटायन से, तो कैटायन में क्या है सर? कैटायन में तो जिसका साइज छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। बी में दोनों केसेस सही हैं। सी में आ जाओ बेटा, SnCl4 और SnCl2 क्या है? SnCl4 और SnCl2, बहुत ध्यान से देखना भाई। SN बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल भी क्लियर हो रहे हैं, हो सकता है अगली बार वो इन्हीं को 4 ऑप्शन बना के दे दे। ठीक है, SnCl4 SnCl2 चेक करो सर। यहाँ पे एनायन तो क्या है? सेम है। कैटायन यहाँ पे +4 में है, कैटायन यहाँ पे +2 में है। ठीक है कि नहीं बताओ? तो यार जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा कैटायन की क्या होगी? पोलराइजिंग पावर, और उतना ही ज्यादा क्या होगा? कोवेलेंट करेक्टर। तो SnCl4 ये वाली बात तो सही है सर। अगला चेक कर लो आप, CuCl और NaCl। यहां जब आप चेक करते हो तो Cu पॉजिटिव जो है ना, वो क्या है? वो है सीडो नोबल गैस, और वहां पे था ना P और N, तो वो P स्टैंड्स फॉर सीडो, N स्टैंड्स फॉर नोबल। ये सीडो नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन है, और ये क्या है? ये आपकी नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन है। तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? सर आपने ऑर्डर लिखवाया था, नॉन नोबल गैस की सबसे ज्यादा, फिर सीडो नोबल गैस की, फिर नोबल गैस की। तो यहाँ पे किसकी ज्यादा होगी? कॉपर की। सी ऑप्शन भी आपका जो है वो क्या है? सही है। डी चेक करो, LiF और KF ऊपर चेक किया था, सही है। लेकिन जब CuCl और NaCl चेक करते हो तो ये वाला इन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया, इसलिए डी नहीं है। ई चेक करो, KF और KI में KI ज्यादा, देखो यहाँ कंपेयर करा रखा है, और CuCl NaCl में क्या है? CuCl NaCl में CuCl ज्यादा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए? बी, सी और ई। तो डी इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मल्टीपल करेक्ट में भी आ सकता है, ये देख लो, ऐसे बना देंगे 3 ऑप्शन, इसमें मल्टीपल करेक्ट भी बन सकता है। तो कोई वहां पे लिमिट नहीं है, मेंस में भी एडवांस के कॉन्सेप्ट घुसेड़ रखे। चेक कर लो एक बार, जो चीजें बताई हैं उससे डेविएट नहीं हो रहा है अपना एक्सप्लेनेशन, और आप सेटिस्फाइड हो तभी इसको करना, वरना आप इसको पूछ सकते हो सर ऐसे नहीं, ऐसे कैसे हो गया ये। चल नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर इज शोन बाय। मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर कौन शो करेगा? ध्यान से देखो, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर सर क्वेश्चन आया हुआ है इसी बार, आप बताओ। अब आपकी बारी, हमने तो समझा दिया यार। चलो देखो बताएं, आयरन यहाँ पे किसमें है? +2 में। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +2 है। कोई दिक्कत नहीं है सर, सब जगह क्लोरीन है, तो हमें कैटायन से ही फैसला करना है। यहाँ SN पे क्या है? 4+ है, Mg पे क्या है? 2+ है, और यहाँ Al पे क्या है? 3+ है। भाई साहब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर। तो वो कोवेलेंट करेक्टर ही तो पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, लेकिन SN तो यहाँ पे +2 में है सर, रुक जाओ, SnCl2 है ये क्या है? SnCl2। तो SN यहाँ पे किस में है? +2 में है। अब देखो Fe+2 में, SN+2 में, Mg+2 में, तो +3 में कौन है? Al। ठीक है, तो हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के, और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट करेक्टर के। तो इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। देखो आप कंपाइल कर रखे हैं SP ब्लॉक के क्वेश्चन भी यहीं पे, क्योंकि अब अलग से तो पढ़ोगे नहीं आप, बुक्स तक में डिलीट कर रखा है, तो उसको हमने यही कंपाइल कर दिया है केमिकल बॉन्डिंग में पजांस रूल के साथ। देख लो, AlCl3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ सर, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट खुद ही बता रहे, हम क्या बताएं, पढ़ो जरा। सारी बात तो खुद बता दी उन्होंने। क्या सर, क्या बता दिया ऐसा? देखो आप, चार्ज से साइज का रेशियो, किसका? कैटायन का।
डिटरमाइन करता है उसकी पोलराइजिंग पावर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिप्रेजेंट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटाइनिक स्पीसीज। तो देखो आप पोलराइजिंग पावर के ऑर्डर में लगाना है। क्या अगर ये बात नहीं लिखते तो हम नहीं कर पाते क्या? अच्छी बात है, वहां से उन्होंने एक इंफॉर्मेशन हमें दे दी कि चार्ज से साइज रेशियो ही क्या बताता है, पोलराइजिंग पावर बताता है। आपको बताना है कैटाइनिक स्पीशीज को पोलराइजिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बताओ सर, लिख लो एक एक करिए। लो भाई, K+, Ca2+, Mg2+ और बेरिलियम 2+। पहले चार्ज को प्रायोरिटी दो। तो K+ तो वैसे ही सबसे कम हो गया, देखो एक ही जगह दे रखा है K+ सबसे कम, यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। इधर देखो, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम चार्ज सबका सेम है, बट इधर जाने पे क्या है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो साइज कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में। साइज बढ़ेगा तो रेशियो क्या होगा, कम। रेशियो कम होगा तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। तो कम फिर किसकी आ जाएगी, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, और कौन आ जाएगा, बेरिलियम। सी इज द राइट आंसर। बताओ, सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। समझ आ रही है बात की नहीं यार? एक +1 था, एक +2 था। +1 वाले की पोलराइजिंग पावर तो वैसे ही कम हो गई। अब बात आ रही है +2 की। तब +2 में चार्ज सेम है सर, हमने साइज से कंपेयर किया। साइज ज्यादा तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, कम। रेशियो कम हो जाएगा तो पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। इस हिसाब से ये ऑर्डर आया। देख लो, इसी बार का है ये क्वेश्चन, ठीक, चेक भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। हाँ, इसके लिए आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ा देते हैं पहले। इसके लिए क्या पढ़ाना पड़ेगा, हीटिंग इफेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। कोई स्लाइड खाली नोट्स में ना आप लोग एक चीज ऐड कर लेना, क्या, हीटिंग इफेक्ट। कहाँ पे करोगे, कहाँ जगह है, यहाँ, चलो यहाँ बता देते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट्स करके एक हेडिंग बना लो, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और जब थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ी ली है तो हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ ही लेते हैं ना सर। हाँ, पढ़ लो बेटा। देखो इधर, और आपने सर स्टार्टिंग में भी तो कहा था हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ाओगे, आपने थंबनेल में लगा रखा है। हाँ यार, तब पढ़ा रहे हैं, गुस्सा काहे करते हो। हीटिंग इफेक्ट्स किस किस पे होंगे, हीटिंग इफेक्ट किस किस पे नहीं, किस पे, है ना। देखो इधर पहला क्या है, पहले हम बात करेंगे बच्चों कार्बोनेट्स पे। पहले बात किस पे होगी, पहले बात होगी कार्बोनेट्स पे। तो जब किसी कार्बोनेट को आप हीट करते हो, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, अगर कोई मेटल का क्या है, कार्बोनेट है, और उसको आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो वहां से क्या बनेगा भाई, थर्मल स्टेबिलिटी का ही वो है एप्लीकेशन। स्टेबल नहीं है तो डिसोशिएट होगा। तो डिसोशिएट किस में होगा ये आपको बताना है, डिसोशिएट किस में होगा ये आपको बताना है, ठीक है कि नहीं, बताओ। सही चल रही है कहानी? हाँ सर, सही चल रही है। चल आ जाओ, ये बन जाएगा भाई साहब मेटल का ऑक्साइड, और साथ में रिलीज होगी CO2 गैस। साथ में क्या रिलीज होगी, CO2 गैस। अब कुछ कुछ यार वेरिएशन भी आ जाते हैं, जैसे कि एल्कली मेटल्स को ले लो आप, किनको, एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट को। तो इनके जब कार्बोनेट को लेते हो आप, लिथियम भाई साहब को छोड़ देना, किसको, लिथियम को। तो जब इनके कार्बोनेट्स को आप हीट करोगे ना, तो ये मेल्ट हो जाते हैं। ये क्या है, मेल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इनके कार्बोनेट्स में आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है। तो आयनिक को डिसोशिएट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट हीट करने से वो क्या हो गए, मेल्ट हो गए। वहीं पे अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल, या मैं कह दूं नोबल मेटल्स, या आपसे क्या कह दिया जाए, नोबल मेटल्स का कोई कार्बोनेट है, नोबल मेटल्स का अगर कोई कार्बोनेट है, जैसे आपका Ag है, Hg है, इस टाइप के हैं, तो इनको जब आप हीट करोगे तो यहां से हीट करने पे क्या मिलेगा, यहां से हीट करने पे पहले तो सर वही मिलेगा जो मिलता है, मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बेटा ये रिलेटिवली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं।
ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। और इनको जब आप हीट करते हो तो हीट करने से ये वापसी में आपको दे देते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो बाद में आपको क्या मिल जाएगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस। बाद में CO2 नहीं मिलेगा, CO2 तो जो है वो पहले ही रिलीज हो गया है। तो कार्बोनेट्स का हीटिंग इफेक्ट समझ आया आपको। किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करो एक जनरल टर्म्स में तो मेटल का ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। फिर बात आई सर एल्कली मेटल कार्बोनेट्स की लिथियम को छोड़ के, तो वो हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं। रीजन है कि उनमें आयनिक करेक्टर अच्छा होता है तो फिर थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। देन आए नोबल मेटल्स के कार्बोनेट, सिल्वर के, मरकरी के। पहले तो उन्होंने यूजुअल बिहेवियर दिखाया, मेटल का क्या बनाया, ऑक्साइड। लेकिन उसके बाद फिर अगर आपने उनको कंटिन्यूअसली हीट किया तो मेटल का ऑक्साइड जो कि आपके क्या है, नोबल मेटल, नोबल मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा, अनस्टेबल। और हीट करने पे वो आपको क्या दे देगा, मेटल और ऑक्सीजन गैस दे देगा। क्या दे देगा, मेटल और ऑक्सीजन गैस। ठीक है कि नहीं, चलो कार्बोनेट्स क्लियर है। ठीक, अब हम बात करेंगे भाई किसके बारे में, अब बात करेंगे सल्फेट्स के बारे में कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट बात चलेगी हीटिंग इफेक्ट में सल्फेट्स पे। तो सेकंड नंबर पे आप लिख लेना सल्फेट्स। वो क्वेश्चन नहीं दिखता तो शायद स्किप हो जाता है, इसीलिए साथ में क्वेश्चन भी लाए जाते हैं ताकि कोई उनसे रिलेटेड अगर थ्योरी हो तो वो भी कवर कर ली जाए। सॉल्ट एनालिसिस में भी आता है, ये SP ब्लॉक में भी आता है, बट अब SP ब्लॉक तो है ही नहीं सर, यहीं कवर कराओ इसको। देखो सल्फेट्स P ब्लॉक है, मतलब वो भी जनरल प्रॉपर्टीज। तो मेटल के अगर सल्फेट को आप हीट कर रहे हो, मेटल के सल्फेट को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, बट ध्यान रखना 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे, क्या 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो क्या होगा सर, तो क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगी, SO3 गैस मिलेगी। मेटल का ऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगी, SO3 गैस मिलेगी। ठीक है कि नहीं, बताओ। ठीक है सर। और अगर आपने मेटल के सल्फेट को हीट किया और टेम्परेचर क्या कर दिया, 800 डिग्री सेल्सियस से क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो होगा ये कि जो मेटल का ऑक्साइड है ना, वो फर्दर आगे डिसोशिएट हो जाएगा मेटल में। ठीक है, और SO3 डिसोशिएट होगा, मतलब मेटल ऑक्साइड तो ऐसे ही रहेगा, SO3 फर्दर डिसोशिएट हो जाएगा SO2 और ऑक्सीजन गैस में। तो ध्यान रखना आप, इंटेंस हीटिंग करी गई है या नॉर्मल हीटिंग करी गई है। नॉर्मल हीटिंग करने पे तो SO3 गैस मिलेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो क्वेश्चन को केमिकल बॉन्डिंग में कैसे पूछा जा सकता है वो कहेंगे भाई कैल्शियम सल्फेट को हीट किया, कैल्शियम सल्फेट को क्या किया, हीट किया, तो जो गैस रिलीज हुई है उसकी आप ज्योमेट्री बताओ। ले आप हीटिंग इफेक्ट ही नहीं बताया तो ज्योमेट्री तो धरी रह जाएगी ना। फिर वो कहेंगे इंटेंस हीटिंग करी तो जो गैस रिलीज हुई है उसका बताओ आप, है ना, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, तो हम MOT में देखेंगे। बट जो ट्राई एटॉमिक गैस रिलीज हुई है उसकी ज्योमेट्री बताओ, तो यहाँ पे SO2 की बतानी पड़ेगी आपको। वो वाली बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि एल्कली मेटल्स के जो सल्फेट होंगे, क्या एल्कली मेटल्स के जो सल्फेट होंगे, किसे छोड़ के, एक्सक्लूडिंग लिथियम। ठीक, उनको हीट करने पे वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि लिथियम में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। दूसरी बात, अगर आपके कोई नोबल मेटल्स के सल्फेट हैं जैसे AgHg टाइप, तो फिर आपको पता ही है उनका ऑक्साइड भी फर्दर क्या हो जाएगा, उन नोबल मेटल्स का जो ऑक्साइड है वो भी फर्दर फिर डिसोशिएट हो जाता है। नॉर्मल हीटिंग कर रहे हैं तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, SO3 गैस लिख दिया। क्लियरली दिख रहा है ना, वहां पे क्लियर क्या दिखेगा सर, बिल्कुल लास्ट में लिख रहे हो आप। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा नोबल मेटल और साथ में आपको ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होते हुए दिखेगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसके हैं AgAU। सर रिएक्शन नहीं लिखोगे किसी के लिए, अभी आएगी, लिख दें रिएक्शन क्वेश्चन में, आप जनरल टर्म्स में समझो। बताओ सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट क्लियर हुआ, कुछ कुछ कार्बोनेट की तरह था सर, जैसे एबनॉर्मलिटीज वहां पे थी वैसी यहाँ पे थी, बस यहाँ पे ये था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो SO3 भी डिसोशिएट हो जाता है, किसमें, SO2 प्लस ऑक्सीजन गैस में, यानी कि O2 में।
चलो कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया। अब हम बात करेंगे नाइट्रेट पे, इसको नोट कर लो आप। अब बात चलेगी नाइट्रेट पे, छाप लो जल्दी से इसको। इसके बाद हम देखेंगे नाइट्रेट्स में क्या रहेगी कहानी। तो नाइट्रेट्स थर्ड नंबर पे आएंगे ना, ये नाइट्रेट्स में जो रहेगी कहानी वो कुछ इस प्रकार रहेगी कि आपको क्या मिलेगा, अगर कोई मेटल का नाइट्रेट है और उसको आपने हीट कर दिया तो आपको मिलेगा मेटल, मेटल साथ में NO2 गैस रिलीज होगी और साथ में क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है कि नहीं, बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं, ये जनरल बात है। वहीं पे अगर आपको क्या मिल गया, ठीक है, अगर आपको मिलता है, ये तो जनरल बात थी, अगर आपको मिलता है एल्कली मेटल का नाइट्रेट, क्या मिल गया, एल्कली मेटल का नाइट्रेट, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिलता है, मेटल नाइट्राइट मिलता है। पहले पहले क्या मिलेगा, नाइट्रेट नाइट्राइट मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस जो लिबरेट होगी वो तो हो जाएगी। आ रही बात समझ में कि नहीं, बताओ। ठीक है, यहाँ पे एल्कली मेटल नाइट्रेट्स में आपको क्या मिलता है, मेटल का नाइट्राइट मिलता है। बाद में और हीट कर दोगे, ठीक है, तो फिर मेटल अलग हो जाएगा और N2 गैस अलग हो जाएगी। क्या रिलीज हो जाएगी, N2 गैस। ठीक है, इसको देख लो जरा, क्वेश्चंस में यूज होगा ये। ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन में देखें एक बार, इसको रब करके क्वेश्चन में दिखा देते हैं आपको कहाँ पे आया था। यहाँ पे आया था सर, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। तो करेक्ट रिएक्शन पूछ रहे हैं भाई साहब लिथियम के लिए, किसके लिए, लिथियम के लिए। तो उसको आप वहां पे करेक्ट कर सकते हो कि नाइट्रेट्स का मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, इससे रिलेट भी हो जाएगा। नाइट्राइट्स के लिए, नाइट्रेट्स के लिए अगर मेटल का नाइट्रेट है तो क्या होगा सर, मेटल के नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड, साथ में NO2 गैस रिलीज होती है। साथ में क्या रिलीज होती है, NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस, इसको ध्यान रखोगे आप। ठीक, और अगर कोई वो आ जाए आपका कौन सा, एल्कली मेटल का, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग तो अपना रहता ही है यार, क्या एक्सक्लूडिंग, किसको एक्सक्लूड करते थे हर बार, सर हम एक्सक्लूड करते थे लिथियम को। तो यहाँ पे भी कर देना आप, लिथियम को एक्सक्लूड, तो यहाँ पे मेटल का नाइट्राइट मिल जाएगा, NO2 वाला है ना, मेटल का नाइट्राइट मिलेगा और क्या मिलेगी, और मिलेगी ऑक्सीजन गैस। ठीक, मेटल का नाइट्राइट मतलब NO2। ठीक है कि नहीं, अब लिथियम को हीट करके सोडियम दे रहे हो आप, ठीक है, लिथियम को हीट करके क्या दे रहे हो, सोडियम, तो ये तो गलत है। लिथियम को हीट करके केवल लिथियम दे रहे हो, नहीं भाई, लिथियम ऑक्साइड देना और NO2 देना। ठीक, इसको देखो जरा, ये वाली कहानी सही लग रही है, लिथियम का ऑक्साइड भी बन रहा है, NO2 भी बन रहा है, O2 भी बन रहा है, सी ऑप्शन सही है। N2O4 रूम टेम्परेचर पे तो डाइमराइज नहीं होता है नॉर्मल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखो ये भी इसी बार का क्वेश्चन है। ठीक, चल नेक्स्ट देखें, लिथियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड सेपरेटली। देखो अब लिथियम सोडियम, कोई सोचेगा यार है तो ये दोनों एल्कली मेटल्स, लेकिन पीछे ही मैंने आपको बताया था एल्कली मेटल्स तो नाइट्राइट देते हैं। लिख देता हूं रिएक्शन, देखना फिर से लिख दे रहा हूं, लिथियम नाइट्राइट है ना, नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट +1 है दोनों। ठीक है, LiNO3 को हीट करा तो लिथियम का ऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या बनेगा, NO2 गैस, और फिर क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करना चाहो तो आप बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 या 12, 2 12 हो गए, नाइट्रोजन 4 हैं, 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12, बैलेंस होगी। तो लिथियम से क्या मिल रहा है बच्चों, लिथियम का ऑक्साइड। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब सोडियम को देखो आप, NaNO3, यहाँ पे बताया था ना
यहाँ पे नाइट्राइट बनता है, NaNO2 बनता है और साथ में क्या होती है आपकी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो NaNO2 तो सर यहाँ बन रहा है, ये ऑक्साइड बना रहे हैं, ये गलत हो गया। तो सी इज द राइट आंसर। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो हीटिंग इफेक्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो, सॉल्ट एनालिसिस में भी काम आता है। नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट करेक्टर। इसको कर दो यार जल्दी से, कोवेलेंट करेक्टर के ऑर्डर में लगा दो, बहुत ही जल्दी से लगा दोगे ना? हाँ सर लगा देंगे। एनाइन तो क्या है इसमें सेम है, तो फैसला किससे होगा? कैटायन से होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, चार्ज सब पे सेम है। तो इधर को जाते समय डाउन द ग्रुप वाले है ना, ये साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर कम होगी, पोलराइजिंग पावर कम होगी तो कोवेलेंट करेक्टर कम होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर LiCl के पास, देन NaCl, KCl, CHCl, सी इज द राइट आंसर। समझ आ रही है बात? कैसे कंपैरिजन करना है देखो बस। सर आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया कोवेलेंट? अरे कोवेलेंट करेक्टर तो फजांस रूल से आता है, वहां तो देखना ही नहीं था कि एनायन आपका पॉली एटॉमिक है या मोनो एटॉमिक है। फजांस रूल से ही तो आप कोवेलेंट करेक्टर बताते थे, अभी तो हमने वही लगाया। एनाइन सब जगह सेम थे, तो कैटाइन देखे, कैटाइन ग्रुप 1 के थे तो सब पे चार्ज सेम था। फिर हमने साइज कंपेयर किया, तो जिसका साइज ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर कम, पोलराइजिंग पावर कम तो कोवेलेंट करेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। नीट के भी है यार, है ना, ऐसी पार्शियलिटी नहीं करते हैं सर जी आपके। देखो एसर्शन, लिथियम सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड, हाइड्रेट होते हैं क्यों? क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। वो डिपेंड करती है चार्ज पे और साइज पे। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज सबसे छोटा होगा लिथियम का अपने ग्रुप में, इसलिए उसकी हाइड्रेशन क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो पता है किस फॉर्म में रहते हैं? ये रहते हैं बेटा इस फॉर्म में, डाईहाइड्रेट बना के, LiCl2.2H2O की फॉर्म में। ये बात सही है, 100% सही है ना? लिथियम हैज हाई पोलराइजिंग पावर देन अदर एल्कली मेटल ग्रुप मेंबर्स। हाँ, क्योंकि चार्ज तो सब में सेम रहता है बट साइज सबसे छोटा है इसका, तो पोलराइजिंग पावर इसकी। रीजन भी सही है और इसी वजह से ये हाइड्रेटेड रहता है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बताओ समझ आ रही है बात की नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड देखने को मिलेंगे। तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, आप मेंस वाले उठा के इस तरीके के तो कर ही सकते हो, और न्यूमेरिकल्स नहीं करो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है कि नहीं? चल नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। आपको बताना है लिथियम हैलाइड्स आर समवॉट कोवेलेंट इन नेचर। हाँ, क्यों? इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तो कोवेलेंट करेक्टर भी ज्यादा होता है। लिथियम पोजेस हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी, हाँ इसी वजह से तो कोवेलेंट करेक्टर आता है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो समझ आ गई बात? ठीक। नेक्स्ट देखो, ऑन हीटिंग LiNO3 गिव्स हाउ मेनी कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग। यार अभी तो किया था सर, ये लिथियम का नाइट्रेट हीट किया था तो क्या क्या मिला था? लिथियम का ऑक्साइड मिला था सर, NO2 गैस मिली थी और साथ में क्या मिली थी? ऑक्सीजन गैस। तो ये मिल जाएगा एक, और ये NO2 और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछा हुआ है, यहाँ तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है यार, इसको तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। ठीक है, 3 आंसर होगा। सी बार का क्वेश्चन है, एकदम ताजा। नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन लेटिस एनर्जी, बेस्ड ऑन लेटिस एनर्जी and other consideration, which one of the following alkali metal chloride is expected to have the highest melting point? highest melting point किसका होगा? देखो melting point क्लोराइड्स के लिए है, तो इसके लिए तो लेटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो लेटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट जब आप लगाओगे, जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी उतनी ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयन वो हो जाएगा इसकी, है ना। और ये इसमें थोड़ा सा कोवेलेंट करेक्टर होता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? NaCl का यार अच्छा खासा आपको पता है ना, मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, अब इसलिए थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इसलिए अलग टाइप पे था, वरना रिसेंट तो आप देख ही रहे हो।
अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट करेक्टर, किसके ऑर्डर में, कोवेलेंट करेक्टर के ऑर्डर में। तो यहाँ आप ध्यान से देखो CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2। अबे CaCa कहाँ से आ गया, चार्टेड अकाउंटेंट है क्या ये, नहीं सर ये कैल्शियम है। कैटायन क्या है, सेम है, कैटायन क्या है, सेम है। तो अब आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास एनायन बच रहा है फैसला करने के लिए और कोवेलेंट करेक्टर के लिए। तो एनायन देख लो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इधर को जाते समय क्या हो रहा है सर, इधर को जाते समय ना चार्ज तो सेम है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ता है, ठीक। तो क्या होता है, एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, एनायन की क्या बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी, जिसकी वजह से कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर CaI2 में D वाला ज्यादा, देन CaBr2 C वाला, देन CaCl2 CaF2, ABCD, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बताओ, ठीक है। रिसेंट जो ट्रेंड है ना वो देख लो आप, एक आध आ गया मेल्टिंग पॉइंट का, कोई बात नहीं, कर देंगे उसको जनरल नॉलेज से, वरना इसी तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये देखो आप, द कोवेलेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड इज, थोड़ा बहुत कोवेलेंट करेक्टर तो सब में होता है सर। अब ये एक ही पूछ रहे हैं तो मतलब ये मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर की। हैलाइड सेम है, कैटाइन अलग अलग है, बेटा मांगे कार स्कूटर। तो ध्यान से देखो आप, यहाँ पे इधर को जाते समय साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर कम होगी, कोवेलेंट करेक्टर कम होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसका, बेरिलियम का। तो BH2 विल बी द राइट आंसर। पूछा था ना कि द कोवेलेंट, तो कोवेलेंट एक ही होगा सबसे ज्यादा, और जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो यही बताते भी हैं। Ionic mobility of which of the following alkali metal ions is lowest when aqueous solution of their salts are put under an electric field। अब आपने आयनिक सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो वहां पे जो माइग्रेशन होगा आयंस का वो किस स्पीड से होगा। तो आपको बताया था एक्वस सॉल्यूशन में आयंस क्या हो जाते हैं, हाइड्रेट हो जाते हैं। अब हाइड्रेटेड साइज जितना ज्यादा होगा, भाई खाते पीते घर का है तो थोड़ा हल्के भागेगा, भागेगा कि नहीं, भागेगा तो है सर बट हल्के भागेगा, बाकी उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। यहाँ प्रैक्टिस नहीं करी है इन्होंने मान लो, तो ठीक है। तो अब आप इनका हाइड्रेशन देखो, आपको बताया गया है जो हाइड्रेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है चार्ज पे और इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे, साइज पे। चार्ज सबका सेम है, चार्ज क्या है, सेम, चार्ज से फैसला नहीं हो सकता, तो साइज से होगा सर, साइज तो डिफरेंट है। जितना ज्यादा साइज उतना कम हाइड्रेशन, ठीक है। तो यहाँ देख लो आप, जितना कम साइज उतना ज्यादा हाइड्रेशन। कम साइज किसका है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यही तो है, ठीक है सर। सबसे कम साइज इसका है, इसका स्मॉल साइज है, स्मॉलेस्ट कह लेते हैं, स्मॉलेस्ट साइज है, इसीलिए इसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका जो स्मॉलेस्ट साइज है ना, इसको ये कर, हेलो हेलो, हाँ अरे आना है भाई, मैंने पिछली थोड़ी बोल रहा था, तो मैं बता देता ना। देखो इधर आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट साइज किसका था, स्मॉलेस्ट साइज जो था वो लिथियम का था, हाइड्रेशन ज्यादा, तो इसका जो रहेगा, इसका हाइड्रेटेड साइज भी तो ज्यादा हो जाएगा ना, हाइड्रेटेड साइज ज्यादा हो जाएगा तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। बड़ा साइज है तो हल्के मूव करेगा, तो उस हिसाब से आप देख लो वो क्या पूछ रहा है, लोएस्ट। तो लोएस्ट किसकी हो जाएगी, लिथियम की। सी विल बी द राइट आंसर, नीट में पूछा गया है। तो हाइड्रेशन को देखो किस तरीके से वो रिलेट कर रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट देखो, अमंग कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड एंड बेरियम हाइड्राइड द ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर। कोवेलेंट लगा दो आप, H माइनस क्या है, कॉमन है, तो इससे फैसला होगा कैल्शियम से, उसके बाद
बेरिलियम और फिर बेरियम, चार्ज सेम है, ठीक है, तो साइज के ऑर्डर में लगाओ। ये रहा सर साइज का ऑर्डर, बेरिलियम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये क्या है साइज का ऑर्डर है, ठीक है। और हमें पता है साइज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर कम, पोलराइजिंग पावर कम तो कोवेलेंट करेक्टर कम, आयनिक करेक्टर ज्यादा। किसके ऑर्डर में लगाना है, आयनिक करेक्टर के ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन हो जाएगा बताओ। साइज का उल्टा ऑर्डर लगा दिया सर आपने, साइज का ऑर्डर ये थोड़ी आएगा, साइज का ऑर्डर तो ये आएगा। तो साइज सबसे ज्यादा बेरियम का, पोलराइजिंग पावर सबसे कम, कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम, आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बेरियम का इन दो जगह दिया है, फिर कैल्शियम का, ए इज द राइट आंसर। देखो ये भी नीट में आ रखा है क्वेश्चन आपका, और ये मैंने एस ब्लॉक से पिक किए हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट जब उसका यहाँ पढ़ा दिया तो क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत है। देखो ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस CO2 मोस्ट इजीली। अब कोई अगर कंपाउंड कार्बोनेट है और उसको आप डिसोशिएट करा के CO2 गैस क्या करवा रहे हो, CO2 गैस जो है वो आप रिलीज करवा रहे हो, तो मोस्ट इजीली वो काम कहाँ से हो सकता है, मोस्ट इजीली वो काम सर वहां से होगा जहां पे की थर्मल स्टेबिलिटी कम हो। अब ये क्या है, ये क्या है आपके, इसको नीचे लिख लेना बेटा, इसको नीचे लिख लेना, ठीक। ये क्या है कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट होता है सर पॉलीएटॉमिक, कार्बोनेट कैसा होता है पॉलीएटॉमिक आयन होता है, एनायन। पॉलीएटॉमिक एनायन के केस में थर्मल स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती थी, पॉलीएटॉमिक एनायन के केस में सर थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइड होती थी किससे, पोलराइजेशन से। थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, तो आप पोलराइजेशन के ऑर्डर में लगा दो, ठीक है। चलो कार्बोनेट सेम है, इधर देख लो आप, K2 आ गया, यहाँ पे भी Na2 आना चाहिए, ठीक है। देखो ये यहाँ के हैं सोडियम पोटेशियम और ये इधर के हैं बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर, ये चार्ज को प्रायोरिटी देते हैं हम, ठीक है, चार्ज को प्रायोरिटी देते हैं। तो आप देख लो किससे देखोगे आप, एनाइन तो कॉमन है, कैटाइन से देखेंगे सर। कैटाइन में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, तो मैग्नीशियम कैल्शियम की पोलराइजिंग पावर तो ज्यादा है, तो वहां पे कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इन दोनों में फैसला करना है तो साइज देखोगे आप, साइज किसका ज्यादा है, कैल्शियम का, साइज ज्यादा, ठीक है, साइज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर कम, पोलराइजिंग पावर कम तो आपका क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग क्या था, पोलराइजिंग पावर कम, पोलराइजेशन कम, पोलराइजेशन कम तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। यहाँ से CO2 बहुत इजीली रिलीज हो जाएगा, इसीलिए हम मेथड भी यूज करते हैं CO2 बनाने के लिए, लाइमस्टोन को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो कैल्शियम का ऑक्साइड और CO2 मिलता है। नेक्स्ट देखो Which of the following compound has the lowest melting point? इसमें सर जी ने ईयर ही नहीं लिखा, कोई बात नहीं, नीट का क्वेश्चन है, ये हम बता देते हैं आपको। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, देखो हेलाइट्स हैं, लैटिस एनर्जी से कंपेयर करो, कैटायन सेम है, एनाइन पे आ जाओ, चार्ज सेम है, साइज देख लो, साइज ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम, मेल्टिंग पॉइंट कम, तो सबसे कम साइज किसका है, आयोडीन का है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, CaI2। बताओ क्लियर हुई कहानी की नहीं, ठीक है। तो बस खेल खत्म, पैसा हजम, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसके साथ, MOT के साथ। नेक्स्ट क्लास में किसके साथ मुलाकात होगी, MOT के साथ, मोटी के साथ नहीं, MOT के साथ, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देन उससे नेक्स्ट वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और बस 2 लेक्चर का अपना ये टॉपिक बचा है, केमिकल बॉन्डिंग खत्म करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने इसमें वो कॉन्सेप्ट भी कवर किए जो कि आपके रिलेटेड पोर्शन में क्या होते, कवर होते, ठीक है। चलो तब तक पढ़ाई करते रहो, थैंक यू वेरी मच बच्चों।